इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है? बेसिक सा है, आपको रेट लॉ की इक्वेशन तो पता ही है, ये रही इसी तरह की तो होती है। इसमें बस आर की पावर मतलब रिएक्टेंट की पावर जीरो जब हो जाए तो उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो इसी को हम जो है क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसीलिए इसका नाम होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्यों करते हैं इंटीग्रेट? ताकि हमें थोड़ी सी और जानकारी मिल सके रिएक्शन के बारे में। बढ़िया है ना, जितनी ज्यादा जानकारी मिले उतना अच्छी बात है, हम ज्यादा सीख पाएंगे। तो इसको जब हम करते हैं इंटीग्रेट तो ये इक्वेशन आ जाती है। अब ये कैसे किया गया है, बहुत आसान है, आपको बेसिक सी इंटीग्रेशन आनी चाहिए कैलकुलस, तो आप सीख सकते हैं इस चीज को, वरना आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सी है। क्या बोल रहे हैं, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये बताती है इक्वेशन हमें कि जो फाइनल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रहती है ना, वो बराबर होती है के मतलब के रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितना वक्त बीत चुका है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन की मतलब रिएक्टेंट की। मतलब समझिए कि शुरू में आपके पास इतनी सामग्री थी, एक वक्त गुजर गया, मान लिए 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 घंटा, उसके बाद कितना सामग्री आपके पास रह जाएगी, बच जाएगी, ये इक्वेशन यही बताता है हमें। ये है आपका फाइनल रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और ये है इनिशियल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों चीज आपको पता हो, और नेचर ऑफ रिएक्शन भी पता होना चाहिए आपको, मतलब रेट कांस्टेंट भी आपको पता होना चाहिए उसका, और टाइम तो आपको जानना जरूरी है भाई, कितनी देर बाद देख रहे हैं। शुरू में देखेंगे तो आपको अच्छी खासे बाकी बाकी बचा हुआ रहेगा आपका रिएक्टेंट, जबकि बहुत देर बाद जाएंगे तो खुद पता चलेगा लगभग खत्म ही हो चुका रिएक्टेंट। तो बस यही बताता है हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मतलब इसके लिए आपको नेचर ऑफ रिएक्शन जानना पड़ेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, जीरो है, जीरो होगा उसी पे ही लगेगा, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड पे नहीं लगने वाला। और ये फिर इसके आगे जो है इस इक्वेशन को ना ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं हम। आपको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी तो पता ही होगा, उसके हिसाब से ये रहा आपका y इंटरसेप्ट, यहाँ पे x आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे y नीचे घट रहा है, और क्या हो रहा है, स्लोप जो है माइनस की है, ये घट रहा है, मतलब वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट कम हो रहा है, और कुछ भी नहीं। ग्राफ देखने में तो लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड, होते बिल्कुल सिंपल से हैं। शुरू में रिएक्टेंट था, जितना था उतना ही था, शुरू में कुछ नहीं खर्च हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया रिएक्टेंट कम होता चला गया, बिल्कुल जब खत्म हो जाएगा ना, तो रिएक्शन जब खत्म हो जाएगी रिएक्टेंट जीरो हो जाएगा। और पता है इसी के बीच में जो ऐसा पॉइंट आता है ना, ऐसा टाइम आता है जब रिएक्टेंट आधा ही रह गया होता है शुरू के मुकाबले, उस पॉइंट को बोल देते हैं हम हाफ लाइफ रिएक्शन की, कि कितने टाइम पे आधा हो जाए रिएक्टेंट, बस। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल भी दे दिया इन्होंने, ये अमोनिया जब टूटता है ना, तो ये प्रोसेस जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, इन्होंने बताया भी है, जानना वैसे आपके लिए जरूरी नहीं है, फिर भी आप समझ लिए थे ना कि जो सरफेस होता है ना, वही उसका लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। लिमिटिंग फैक्टर मतलब रोकने वाला इक्वेशन रिएक्शन को। तो सरफेस जितनी बड़ी होगी उतना फास्ट रिएक्शन होगा, इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कम है, ठीक है, क्योंकि सरफेस जो है आमतौर पे बहुत कम होता है, ठीक है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो सरफेस प्रोवाइड करा रहे हैं इसको डिकम्पोज होने के लिए अमोनिया को, और वो है बहुत छोटे सा सरफेस है उनका। उस सरफेस को आप बढ़ाएंगे ज्यादा फास्ट होगा रिएक्शन, सरफेस कम तो रिएक्शन भी स्लो, और इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई खास फर्क नहीं, खास क्या पड़ेगा ही नहीं फर्क। आगे बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कुछ इस तरह की दिखाई देती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें। रेट बराबर होता है मतलब माइनस डी आर बाई डी टी, जो कि बराबर होता है रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी पावर वन, पावर वन है दिखा नहीं रखा यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया ये। इसी को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हम, ये रहा कुछ ऐसा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ बहुत सारी छेड़खानी करी है हमने लंबे तौर से, इसे भी आप चाहें तो अच्छे से यूट्यूब पे सर्च कर लिए और पता लगा लिए कि कैसे हम इस जगह तक पहुंचे। वैसे काफी आसान है, स्टेप्स काफी सारे हैं, पर है सिंपल सा, इंटीग्रेशन काफी सिंपल है इसकी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि रेट कांस्टेंट बराबर होता है 2.303 बाय टाइम, जितना टाइम बीत गया, लॉग आर नॉट बाय आर, मतलब इसी में भी आपको जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता हो आर नॉट, ठीक है। तो एक वक्त बीत जाने के बाद, जितना भी वक्त आपका बीत गया है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, और आपको रेट कांस्टेंट भी पता है, मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट पता है, रिएक्शन की नेचर आपको पता है, तो आप पता लगा सकते हैं कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी बच जाएगी, कि एक वक्त बीत जाने के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट आपके पास बचेगा, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए, टाइम कितना बीत गया है वो तो जरूर पता होना चाहिए, और रेट कांस्टेंट भी पता होना चाहिए। बस ये आपका फॉर्मूला डालिए और पता लगा लिए दोनों चीजें, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है आपका। आगे क्या बोल रहे हैं कि ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि जो भी रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव तो आप सबको पता होगा कौन सा होता है, रेडियो सुनने वाला नहीं, रेडियो सुनने वाला नहीं होता, रेडियो एक्टिव मतलब जिसका न्यूक्लियाई डिकम्पोज हो रहा हो, टूट रहा हो, ठीक है, बिखर रहा हो,
उसको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव चीजें, बहुत खतरनाक होती हैं, आसपास रहेंगे उसके तो कैंसर हो जाएगा। इसलिए मैडम मैरी क्यूरी भी अब नहीं रही, उस वजह से इसी चीज पे रिसर्च कर रही थी। ये आपका जो है कहाँ पे पाया जाता है, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उनके अंदर पाया जाता है ये। और जहाँ पे खुदाई होती है यूरेनियम की, वहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल पाए जाते हैं। यूरेनियम भी आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल ही है, और न्यूक्लियर ब्लास्ट जहाँ पे होता है वहां पर रेडियो एक्टिव चीजें बिखरी हुई दिखती हैं आपको। वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है, मतलब ज्यादा सामग्री तो ज्यादा स्पीड से रिएक्शन होगा, कम सामग्री होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो। ठीक है, इस चीज को भी इन्होंने ग्राफ में डाल दिया है आपको। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, कि शुरू में आपका इतना रिएक्टेंट था, नेचुरल लॉग के साथ ही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके का दिख रहा है आपको, इतना रिएक्टेंट था लगभग, वो लगभग बता रहा हूँ क्योंकि नेचुरल लॉग लगा के, ठीक है, एग्जैक्टली इतना नहीं है रिएक्टेंट। वक्त के साथ साथ ये भी कम होता चला गया, हमेशा कम ही होना है भाई, रिएक्टेंट बढ़ेगा थोड़ी, वक्त के साथ कम होता चला जाएगा जैसी रिएक्शन होगी, अनलेस के वो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही हो तब रिएक्टेंट ही बढ़ जाएंगे। तो स्लोप है आपका माइनस का, टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, एक वक्त आने के बाद ये भी खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट। ये नेक्स्ट वाले हैं, बोल रहे हैं कि रेशियो जो है आर नॉट बाय आर का वक्त बीतते बीतते बढ़ता जाता है। आप खुद भी सोचेंगे ना, दिमाग लाएंगे, समझ में आ जाएगा क्यों बढ़ रहा है ये, क्योंकि आर नॉट जो है आर के मुकाबले बड़ा होता चला जाएगा वक्त के साथ साथ। आगे बोल रहे हैं कि अगर इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ना देते हुए अगर इन्होंने दिया है पार्शियल प्रेशर, आपको पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए इसके लिए आपको 11th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ना जरूरी है केमिस्ट्री का, स्टेट्स ऑफ मैटर, कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है। बेसिकली अगर मैं बताऊं बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो एक बर्तन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, सब मिलकर जितना प्रेशर बनाएंगे वो होगा टोटल प्रेशर उस बर्तन के अंदर, ढकी हुई बर्तन होनी चाहिए। और किसी भी एक का कंट्रीब्यूशन जितना होगा, मान लो ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे कि ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस टोटल प्रेशर में, तो उसको बोल देते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। वैसे ही बोल देंगे नाइट्रोजन जितना कंट्रीब्यूट करेगा, बोलेंगे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है और टोटल प्रेशर क्या होता है। तो अगर पार्शियल प्रेशर दे रखा है इन्होंने रिएक्टेंट का, तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। देखिए पास से देखते हैं इसको, दूर से ठीक से दिख नहीं रहा था। कह रहे हैं कि अगर आपका रिएक्टेंट है उसका इनिशियल प्रेशर इतना है, पी मान ले उसको, क्या पी बोल देते हैं, और फाइनल प्रेशर है प्रेशर एट टाइम टी, पीटी बोल देते हैं उसको, नीचे देखिए लिखा है पीटी। ठीक है, तो हमेशा जो है, मतलब हमेशा गौर से दिमाग लगाइएगा कि इनिशियल प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन का जो है ज्यादा होगा फाइनल प्रेशर के मुकाबले, क्योंकि शुरू में ज्यादा प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर उसका, धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो पार्शियल प्रेशर जितना शुरू में लगा रहा था, कंट्रीब्यूट कर पा रहा था बेचारा टोटल प्रेशर के अंदर, अब थोड़ी ना कंट्रीब्यूट कर पाएगा, क्योंकि वो तो खत्म हो रहा है, अब चेंज हो रहा है किसी और चीज में। तो फाइनल प्रेशर हमेशा उसका कम होगा। और आपको अगर इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दे दिया है, तो ये रहा आपके पास ये सिंपल सा फॉर्मूला, कि रेट कांस्टेंट बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग पी इनिशियल डिवाइडेड बाय 2p इनिशियल माइनस p फाइनल, या फिर p एट टाइम t। ठीक है, प्रेशर एट टाइम t। ठीक है, जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा फाइनल प्रेशर कम होता चला जाएगा, एक वक्त आने पे खत्म ही जाएगा इसका प्रेशर, क्योंकि बचा ही नहीं ना मॉलिक्यूल, कहाँ से प्रेशर।